ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव आखिर है क्या? हम पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव विल बी अ न्यू रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह मजीद। अब इसके अंदर बेसिकली क्या करना है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा डेजर्ट लैंड है हम उसको अंडर कल्टीवेशन लेके आए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांस करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ विदाउट वाटर मैनेजमेंट। हम ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांस करें, बट इसके साथ साथ हम अपनी वाटर प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस करें। ये बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि नॉर्मली दुनिया के अंदर अगर $1 वाटर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसके अगेंस्ट $5 to $6 की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांस की जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमारा तकरीबन $4 से $5 का वाटर इन्वेस्टमेंट है और उसके अगेंस्ट हमारे पास तकरीबन $1 की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आती है, विच इज ऑपोजिट टू दी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ग्लोबल ट्रेंड। सो इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ना सिर्फ वाटर प्रोडक्टिविटी इन्हांस करें बल्कि इसके साथ साथ हम ग्रीन जॉब्स भी क्रिएट करें। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि पिछले दिनों मुझे एक आर्टिकल पढ़ने का मौका मिला कि जिसमें इथियोपिया ने ग्रीन इनिशिएटिव लेगेसी के अंदर तकरीबन कोई 40 से 50 बिलियन सीडलिंग लगाए हैं। अब ये मकसद क्या था इस चीज का? वो बेसिकली अपना फॉरेस्ट कवर इन्हांस कर रहे थे। मैं इसको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ क्यों लिंक कर रहा हूँ? उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स चले हैं, एक है 10 बिलियन ट्री सुनामी और एक था बिलियन ट्री सुनामी। अब 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट को ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट कवर है विच इज अबाउट 5.6% और ग्लोबल जो एवरेज है वो तकरीबन 21-22% के करीब है। इथियोपिया ने इस चीज को देखते हुए तकरीबन अपना ग्रीन कवर जो है या फॉरेस्ट कवर जो है वो 18% से एनहांस करते हुए 21% के ऊपर चले गए हैं और वो जो इनका प्रोजेक्ट था वो 2019 के अंदर स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन कुछ 2018-19 के बाद से ये बिलियन ट्री सुनामी या 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और अब तक तकरीबन कोई 450 से 500 बिलियन के करीब ट्रीज लगाए जा चुके हैं, विच इज वेरी गुड थिंग दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अब जैसे आपका फॉरेस्ट कवर इन्हांस होता है, आपकी लैंड स्लाइडिंग, आपकी सॉइल इरोजन, इन दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँ, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। अब अगर हम ग्रीन कवर इन्हांस करते हैं और अगर हम कई ट्री प्लांटेशन करते हैं या फॉरेस्टेशन करते हैं या फॉरेस्ट कवर अपना इन्हांस करते हैं और हम वहां पे नेटिव स्पीशीज ऑफ प्लांट नहीं लगाते, बल्कि उसके मुकाबले में अगर हम कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रहे हैं जो कि उस इलाके के मुताबिक नेटिव नहीं है, सो दिस इज नॉट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्योंकि केएमजीबीएफ के मुताबिक इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इन चीजों को देखते हुए अपने नेटिव स्पीशीज को प्रमोट करना है। जितना आप नेटिव स्पीशीज को प्रमोट करेंगे उनकी सर्वाइवेबिलिटी और वो उस कंडीशंस के अंदर उनकी सर्वाइवल जो है वो मजीद इनहांस होती जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, नेचर के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऑटोमेटिक वाटर मैनेजर क्रिएट किया हुआ जिसका नाम है बीवर। आपने अक्सर नेशनल जियोग्राफिक के ऊपर वीडियोस देखी होंगी बीवर डैम की। अब बीवर डैम के अंदर होता क्या है कि ये बीवर एक जानवर है जो कि खुश्की और पानी दोनों में रहता है। वहां पे पहले जितने भी ट्वीग्स हैं या जो स्लग्स हैं उनको इकट्ठा करता है, पत्थर लाता है, मट्टी लाता है, उससे एक छोटा सा डैम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बैक साइड ऑफ द डैम वाटर कंजर्व होता है, पानी इकट्ठा होता है, वहां पे फिश स्पीशीज आती है, बर्ड स्पीशीज आती है, इकोसिस्टम को पूरा रिस्टोर कर देता है। अब उसी को देखते हुए अगर हम इंसान इससे लेसन लर्न करते हैं, सो वी कम टू नो कि जितना हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे उतनी हमारी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर हम सिर्फ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के ऊपर बेस करते हैं, जो कि आज तक हम करते आए हैं, बिलीव मी हम डिजास्टर्स को मजीद दावत देंगे, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते।